वेलकम टू गौतम ट्यूटोरियल क्लासेस। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट आज सब्जेक्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है ड्रेन सिस्टम। ठीक है, और ये जो आज का जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए है कि इसका रिलेटेड जो है वो 9th क्लास से भी है, 10th क्लास से भी है और 11th क्लास से भी है। और इसमें मैं उन पॉइंट को नोट करके मैं बतलाऊंगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आज जो है वो 9th से लेकर के कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आज मैं ड्रेन सिस्टम के बारे में मैं बतलाने जा रहा हूँ। बस ध्यान से सुनते जाना है और मेरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ड्रेन सिस्टम में सबसे पहला इट मीन्स कि अपवाह तंत्र, कि अपवाह तंत्र आखिर होता क्या है। ठीक है, तो अपवाह तंत्र का मतलब कि जल, इट मीन्स कि पानी प्रवाह यानी जल प्रवाह को ही अपवाह कहते हैं। यानी जल का जो प्रवाह होता है उसे ही हम लोग अपवाह कहते हैं, जो निश्चित वाहिकाओं पर वो बढ़ती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है वाहिकाएं। वाहिकाएं का मतलब नलिकाएं होती है इस तरीके से। ठीक है, तो जल जो है वो जल प्रवाह को ही अपवाह कहते हैं और एक निश्चित वाहिकाओं से जो वो गुजरता है, ठीक है, होकर वो गुजरता है तो वो अपवाह हो गया। अब है कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, तो वाहिकाओं को जल को अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी का इन वाहिकाओं में बहुत सारी यदि वाहिकाएं आ जाती है, इस तरीके से बहुत सारी यदि वाहिकाएं होती है तो इसे हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जिसको हम लोगों को जानना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जैसे अपवाह है, अपवाह तंत्र है, जल ग्रहण है, डेल्टा है। ठीक है, फिर अपवाह द्रोणी आ जाता है, जल विभाजक आता है, नदी द्रोणी आते हैं। ये सब जो वर्ड होते हैं ये सब को जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब वर्ड बार बार यूज होते चला जाता है। ठीक है, और आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अंडरलाइन में करूँगा वो सब आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपवाह और अपवाह तंत्र के बारे में मैं बतलाया। अब एक है यहाँ पे कि संभर यानी का वाटर शेड। ये वाटर शेड आखिर क्या होता है, तो वाटर शेड जो होता है वो अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को ही कहते हैं। ठीक है, यानी का जो अपवाह द्रोणी होते हैं वो दूसरे से अलग करने वाली सीमा को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। और अपवाह द्रोणी क्या होते हैं, तो इसके पहले जो अपवाह द्रोणी है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि अपवाह द्रोणी क्या है। तो एक नदी एवं उसके सहायक नदी, एक नदी और उसके जो सहायक नदी होते हैं उसे ही हम लोग अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देखें कि अपवाह किसे कहा जाता है, तो जल प्रवाह को ही हम लोग अपवाह कहते हैं, जो एक निश्चित वाहिकाओं से होकर के वो गुजरती है। ठीक है, वाहिकाएं क्या हुआ, तो एक रास्ता यानी का नली, ठीक है, उसको हम लोग वाहिकाएं कहते हैं। जल प्रवाह को ही अपवाह कहा जाता है, जल की बहने की जो दिशा होती है यानी कि जल का जो बहाव होता है उसे ही हम लोग अपवाह कहते हैं, और जो एक निश्चित वाहिकाओं से होकर वो गुजरती है। ठीक है, और अपवाह तंत्र बहुत सारी वाहिकाएं यदि आ जाती है तो उसे हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। और अपवाह द्रोणी क्या होता है, तो एक नदी एवं उसके सहायक नदी। अब जैसे ये एक नदी बह रही है और इसमें बहुत सारी यदि नदियाँ आकर के जुड़ रही है, ठीक है, इसमें बहुत सारी नदियाँ आकर के जुड़ रही है तो इसको हम लोग अपवाह द्रोणी यानी एक नदी एवं उसके सहायक नदी। सहायक नदी अब यहाँ पे है कि भाई सहायक नदी किसे कहते हैं, तो जब एक नदी जब बहती है और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर के जब मिलने लगती है तो उन छोटी नदियों को हम लोग सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नदी है और उसकी जो भी सहायक नदी है तो उसे हम लोग अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, और यदि अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है, संभर कहते हैं।
जैसे क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपवाह द्रोणी, हम लोग तो पहले समझ गए कि अपवाह द्रोणी आखिर है क्या। तो एक बार फिर से अपवाह द्रोणी के बारे में बता रहे हैं कि अपवाह द्रोणी एक नदी इस तरीके से बह रही है एवं उसके साथ जो सहायक नदी आ जाते हैं, तो इन सभी को मिला करके हम लोग अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है। और यदि ये अपवाह द्रोणी इससे अगर रास्ता इस तरीके से अलग हो जाता है, ये आगे ये छोटी नदियां आकर के ये बड़ी नदी में मिल रही है, ठीक है, और ये इससे अगर रास्ता अलग हो रहा है, ये नदी आकर के मिल रही, इससे अगर रास्ता अलग हो रहा है, तो उसको हम लोग जल संभर कहते हैं। ठीक है, यानी कि वाटर शेड हम लोग कहते हैं उसको। ये वाटर शेड जो है इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है। फिर है नदी द्रोणी। क्या होता है? तो बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र। अगर बड़ी नदी है, बहुत सारी बड़ी नदियां आती है और एक जगह वो मिलती है, ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं गंगा का। तो गंगा जो है वो दो नदियों से मिलकर के बना है, एक भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। ठीक है। तो ये क्या है कि दो बड़ी नदियां आकर के एक जगह मिल रही है, तो उसे हम लोग नदी द्रोणी कहेंगे। ठीक है। बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र एक जगह जहाँ पे जमा होता है, तो उसे हम लोग नदी द्रोणी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में जल ग्रहण, इट मीन्स की कैचमेंट एरिया क्या होता है। कैचमेंट एरिया के बारे में हम लोग देखते हैं। तो नदी जब किसी विशिष्ट क्षेत्र में नदी को बहा कर लाती है, ठीक है, नदी जब किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में नदी को बहा कर यदि लाती है, तो उसे हम लोग जल ग्रहण कहते हैं। जैसे एक नदी ये इस तरीके से चल रही है, ठीक है, दूसरी नदी को ये क्या की कि इसको बहा करके एक विशिष्ट क्षेत्र में लेकर के आ गई, ठीक है, तो इसे हम लोग जल ग्रहण, इट मीन्स की कैचमेंट एरिया कहा जाता है। ये हो गए कुछ जो छोटा छोटा वर्ड है उसके बारे में हम लोग जानकारी ली। अब हम लोग देखते हैं कि ड्रेन सिस्टम में यानी अपवाह तंत्र में, ये जो है अपवाह तंत्र को जल संभर के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जल संभर के आधार पर अपवाह द्रोणी को डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देखें कि जल संभर क्या है। संभर का मतलब हम लोग देख लिए एक बार फिर से कि अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को, उस सीमा को हम लोग जल संभर कहते हैं, यानी का वाटर शेड हम लोग कहते हैं उसको। ठीक है। और हम लोग जल संभर के आधार पर अपवाह द्रोणी के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। तब कैसे इसका डिवाइड किया गया है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। जल संभर के आधार पर अपवाह द्रोणी को सबसे पहले प्रमुख नदी में, नदी द्रोणी में डिवाइड किया गया है, उसके बाद में मध्यम में, उसके बाद में लघु नदी में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्रमुख नदी द्रोणी में, फिर है मध्यम में, फिर है लघु नदी में, इसको डिवाइड किया गया है। प्रमुख नदी द्रोणी जो कि 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से इसका एरिया होता है, यानी कि 20,000 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। और मध्यम का 20,000 से लेकर के 2,000 तक का इसका एरिया होता है, ये इतना एरिया कवर करता है। लघु नदी में 2,000 से कम एरिया ये कवर करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से कि जल संभर के आधार पर अपवाह द्रोणी को डिवाइड किया गया है। प्रमुख नदी द्रोणी में, मध्यम में, लघु नदी में। प्रमुख नदी द्रोणी में 20,000 किलोमीटर क्षेत्रफल तक ये आता है, और मध्यम में 20,000 से लेकर के 2,000 क्षेत्रफल में ये आता है, और लघु नदी में 2,000 से कम क्षेत्रफल में ये आते हैं। ठीक है, प्रमुख नदी में 20,000 किलोमीटर स्क्वायर में कौन कौन नदी है? बहुत बड़ी बड़ी नदी होगी भारत का ही। ठीक है, गंगा नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी। और मध्यम में जो कि 20,000 से लेकर के 2,000 तक आता है, कालिंदी नदी, पेरियार, मेघना। ठीक है, लघु नदी में न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली जो भी नदी आती है, जो छोटी छोटी नदियाँ आती हैं, उसे हम लोग लेते हैं, जो कि जिसका एरिया जो है वो मात्र 2,000 से कम है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें कि ड्रेन सिस्टम जो है वो संभर के आधार पर किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है, और अपवाह द्रोणी के आधार पर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे भारत की अपवाह तंत्र। तो ध्यान में रखिए कि भारत के अपवाह तंत्र जानने से पहले हम लोग ये इस चीज़ की जानकारी लेंगे कि भारत की जो नदियां हैं वो दो तरफ से, यानी दो तरह से उसका विभाजित किया गया है। एक है सबसे पहला हिमालय की नदियां, यानी हिमालय पर्वत से जो भी नदियां निकल रही है उसको डिवाइड किया गया है, और दूसरा है प्रायद्वीप की नदियां। ठीक है,
प्रायद्वीप की नदियाँ या प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। तो हिमालय की जो नदी है वो हिमालय पर्वत से निकल रही है, इसको हम लोग उत्तर भारत की नदी भी कहते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं इसको हम लोग दक्षिणी भारत की नदी भी कहते हैं। और इस तरीके से इसका उत्तर और दक्षिण भाग में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि भाई हिमालय की जो नदी है वो और दक्षिणी भारत की जो नदी है, ये दोनों नदियों में आखिर क्या अंतर है। तो उस नदी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि क्या आखिर इसमें डिफरेंस है। तो सबसे पहले हिमालय से जो नदी निकल रही है वह अधिक लंबी होती है, ठीक है, और जल ग्रहण बड़ा होता है। हिमालय से जो भी नदियाँ निकलेगी वो बहुत लंबी लंबी होती है। एग्जाम्पल में गंगा का नदी, ठीक है, तो गंगा नदी जो है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, 2500 किलोमीटर लगभग में, और उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। और इसका जल ग्रहण बहुत बड़ा है, यानी का जल ग्रहण जो है होता है, यानी का जल समेटने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसकी संख्या भी अधिक है। इट मीन्स कि दक्षिणी भारत की जो नदी है उससे कहीं ज़्यादा उत्तर भारत में नदी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हिमालय की जो नदियाँ हैं उसमें वर्ष भर पानी मौजूद रहता है, ठीक है, और गहरी गॉर्ज बनाती है, ठीक है। हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां हैं ये बहुत गहरे गॉर्ज बनाती है। चूँकि हिमालय की जो नदी है वो पहाड़ी इलाका से बहुत ऊपर से लेकर के वो नीचे की ओर जाती है, और वो जो है पहाड़ों से होते हुए आता है, इसलिए वो बहुत गहरा गॉर्ज बनाता है, ठीक है। यदि आपको ये नहीं मालूम कि गॉर्ज क्या है, घाटी किसे कहते हैं, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फिर है कि हिमालय से जो नदियां निकलती है वो विसर्प मार्ग भी बनाती है। विसर्प मार्ग यानी का ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्ग बदलती है, तो इस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्ग बदलती है हिमालय की जो नदियां हैं। और इसका एक मुख्य उदाहरण भी है कोसी नदी। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन वैसी नदी है जो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है, तो कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी जो है वो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है। और जहाज और सिंचाई के लिए हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, ठीक है। जहाज और सिंचाई के लिए ये अनुकूल साबित होता है, और पूर्ववर्ती ये नदियाँ बढ़ती है। हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो पूर्ववर्ती बहती है और बड़ी डेल्टा भी बनाती है। यहाँ पे हम डेल्टा के बारे में भी बतला देते हैं कि डेल्टा होता क्या है। तो वैसी नदी जो खाड़ी के पास में जब गिरने लगती है और मुहाने पे त्रिभुज आकार का संरचना बनाती है, तो इसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। ये त्रिभुज आकार का ये इस तरीके से संरचना बनाती है, इसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। और वैसी नदी जो त्रिभुज आकार का संरचना नहीं बना पाती है, डायरेक्ट आती है इस तरीके से और गिर जाती है, तो इसे हम लोग एस्चुअरी कहते हैं, यानी इसको नदमुख भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय के बारे में पढ़ें। अब हम लोग दक्षिण भारत की नदी के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रायद्वीप की नदियाँ। तो प्रायद्वीप की नदियाँ में क्या है कि इसकी लंबाई कम होती है। हम लोग जहाँ देखे थे कि हिमालय से निकलने वाली जो नदी है उसकी लंबाई अधिक होती है और इसकी लंबाई कम होती है। इसका जलग्रहण भी कम होता है, और हिमालय से जो नदी निकल रही है उसका जलग्रहण अधिक होता है, ठीक है। इसकी संख्या कम होती है लेकिन इसकी संख्या ज़्यादा होती थी। यहाँ वर्षा पर निर्भर करती है, यानी कि दक्षिण भारत की जो नदी है वो वर्षा पर निर्भर करती है। जब बारिश होती है तभी उस नदी में पानी जो है वो रहता है। इट मीन्स कि वर्षा पर वो निर्भर करती है, यानी का दक्षिण भारत की जो नदी है वो उसमें जल कहाँ से आता है, तो वो बारिश का पानी होता है, ठीक है। और उथली घाटियाँ बनाती है। यहाँ गॉर्ज बना रहा था, यहाँ पे उथली घाटियाँ बना रहा था। और हिमालय से जो नदी निकल रही थी वो पूर्ववर्ती थी, और दक्षिण भारत की जो नदी है वो अनुवर्ती है, ठीक है। यानी वो पूर्व की ओर जाता था और ये अनुवर्ती, यानी का उसका जस्ट अपोजिट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी अवस्था जो है वो प्रौढ़ अवस्था में होती है और छोटी छोटी ये डेल्टा बनाती है, यानी दक्षिण भारत की जो नदी है वो डेल्टा छोटी छोटी बनाती है।
और प्रौढ़ अवस्था में होती है। एक बात और है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि भारत की जो नदियाँ हैं, नदी का जो निष्कासन होता है जब वो निकलता है, यानी जहाँ से नदी शुरुआत हो रही है तो उसको हम लोग बाल अवस्था कहते हैं। जब वो नदी मैदानी भाग में आती है, यानी बहुत उसकी रफ्तार जब तेज हो जाती है, तब उसको हम लोग युवा अवस्था कहते हैं। और जब वो किसी खाड़ी में गिरने लगती है तब वो उससे हम लोग प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। यानी का नदी का 3 अवस्था होता है, एक बाल अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, तो आज हम लोग देखा कि भारत के अपवाह तंत्र में 2 भाग में इसको डिवाइड करके बतलाया गया है। एक हिमालय से जो नदी निकल रही है वो, और एक दक्षिण भारत की जो नदी है वो। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि ताकि अच्छे ढंग से आप समझ सकें कि हिमालय से जो नदियाँ निकल रही है और दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो दोनों में क्या अंतर है। तो हिमालय से जो नदी निकल रही है वो उसकी लंबाई अधिक होती है, दक्षिण भारत की जो नदी है उसकी लंबाई कम होती है। हिमालय से जो नदी निकल रही है उसका जलग्रहण भी क्षेत्र बड़ा होता है, और प्रायद्वीप की जो नदियां हैं उसका जलग्रहण क्षेत्र कम होता है। हिमालय की जो नदियां हैं उसकी संख्या अधिक होती है और प्रायद्वीप की जो नदियां हैं उसकी संख्या कम होती है। हिमालय से जो नदियां निकल रही है वो वर्ष भर उसमें पानी रहता है, और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उसमें वो वर्षा पर ही निर्भर रहती है। ठीक है, और हिमालय से जो नदियाँ निकल रही है वो गौज बनाती है, और प्रायद्वीप की जो नदियाँ होती है वो उथली घाटियाँ बनाती है। ठीक है, और इसका जो रास्ता है, यानी हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो विसर्प मार्ग वो बदलती है, बहुत ज़्यादा वो मार्ग बदलती है, और दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो सीधा जाती है। ठीक है, और हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो पूर्ववर्ती होती है, और दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती है वो अनुवर्ती होती है और प्रौढ़ अवस्था में होता है। और हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो डेल्टा, बड़ी बड़ी डेल्टा बनाती है, और दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती है वो छोटी छोटी डेल्टा बनाती है। ठीक है, ड्रेन सिस्टम में मैं अब आप लोगों को सिंधु नदी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अब धीरे धीरे 1 बाय 1 कर करके एक एक नदी के बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे, और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग देखते जाएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले नदी के बारे में हम लोगों को पढ़ना क्या रहता है कि नदी कहाँ से निकल रही है और कौन कौन सारे जगहों से होकर के वो गुजर रही है और कहाँ जा कर के गिर रही है। ठीक है, एक तो ये चीज़ देखना होता है, और दूसरी बात हम लोगों को देखना होता है कि नदी पर कौन सी शहर, फेमस शहर जो है वो बसा हुआ है। तो मैं सबसे पहले भारत की जो नदियां हैं उनमें मैं सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सिंधु नदी ये मानसरोवर झील से निकल रही है। ठीक है, कहाँ से ये निकल रही है? मानसरोवर झील से। तो सबसे पहले अब हम लोग मानसरोवर झील के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि मानसरोवर झील है क्या, कहाँ है ये मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील जो है ये तिब्बत क्षेत्र में है। ये तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है और कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में है। तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में है। ठीक है, मानसरोवर से कौन कौन नदी निकल रही है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो मानसरोवर से कुछ फेमस नदी निकल रही है। सबसे पहले तो सिंधु नदी निकल रही है। मानसरोवर झील से ही ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। ठीक है, और एक दो नदियां और भी निकल रही है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मानसरोवर झील से और कौन कौन नदी निकल रही है। तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि मानसरोवर झील से 2 बड़ी नदियां निकल रही है, एक सिंधु नदी निकलती है और एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, तो और सिंधु नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में ही बहती है। सिंधु नदी कहाँ ये बह रही है? तो जम्मू कश्मीर के पास में ये बहती है। जम्मू कश्मीर के पास में थोड़ा सा ये इस तरीके से यहाँ पे है मानसरोवर झील। ये नदी ये यहाँ से निकल रही है और ऐसे ये बहती है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को ये थोड़ा सा ही टच कर पाती है। पाकिस्तान से होते हुए कराची के पास ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है।
ठीक है। अब है सिंधु नदी निकल रही है मानसरोवर झील से, गिर रही है कहाँ, तो यह अरब सागर में जाकर के गिर रही है। और कौन कौन सारे क्षेत्र से होते हुए जा रही है, तो सबसे पहले भारत में जम्मू कश्मीर को टच करती है, उसके बाद में पाकिस्तान से होते हुए ये कराची के पास में अरब सागर जो है वहाँ जाकर के गिर जाती है। तो यहाँ से एक सवाल ये भी होता है कि सिंधु नदी जो है उसके मुहाने पर कौन सी शहर बसा हुआ है, तो पाकिस्तान का सबसे फेमस शहर जो है वो कराची वो बसा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछते हैं कि सिंधु नदी के पास में या सिंधु नदी के मुहाने के पास में कौन सी शहर बसा हुआ है, तो कराची, या फिर इस तरीके से भी सवाल करता है कि कराची कौन सी नदी के पास में बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के पास में। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से एक है। ठीक है, यह भी एक सबसे बड़ी नदी द्रोणी में आता है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं, और सिंगी खम्बान का मतलब होता है शेरमुख। ठीक है, यानी कहा सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो इसको सिंगी खम्बान कहते हैं, जिसका मतलब होता है शेरमुख। और सिंगी खम्बान ये एक नाम है, इसी के जैसा एक और नाम है जिसका नाम जो है वो लॉन्गचेन खम्बाब है। क्या है? लॉन्गचेन खम्बाब। ये लॉन्गचेन खम्बाब किसको कहा जा रहा है, तो लॉन्गचेन खम्बाब जो है ये सतलज नदी को कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है ये सतलज नदी का। लॉन्गचेन खम्बान जो है वो सतलज नदी का नाम है। तो ये इससे रिलेटेड हो गया कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है शेरमुख। और लॉन्गचेन खम्बान किसे कहते हैं, तो सतलज नदी को कहा जाता है। और ये सतलज नदी को लॉन्गचेन खम्बान कहाँ कहा जाता है, तो मानसरोवर झील के पास में ही कहते हैं। ठीक है, मानसरोवर झील के पास में ये सतलज नदी को लॉन्गचेन खम्बान कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग सिंधु नदी के बारे में देखेंगे, इसके बारे में कि क्या क्या है, ये कहाँ से ये नदी निकल रही है, कहाँ गिर रही है, कौन सी प्रमुख शहर से होते हुए ये जा रही है। अब इसकी सहायक नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी को दो भाग में बांटा गया। अब सहायक नदी है तो अब ये नदी इस तरीके से बह रही है, तो एक नदी इधर से भी, इस ओर से भी नदियाँ आ रही है, इस ओर से भी नदियाँ आ रही है ना। तो ये दोनों तरफ के बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ। तो सबसे पहले दाहिने तट की सिंधु नदी की जो दाहिने तट है उसके बारे में कि वहाँ से कौन कौन नदी टच करती है, और दक्षिण में पंच नद मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दाहिने तट की नदी के बारे में देखते हैं। तो दाहिने तट में एक खुर्रम नदी हो गया, तोची हो गई, गोमल हो गई और बिबोवा हो गई। ठीक है, और भी नदियाँ हो सकती है, लेकिन फेमस जो नदी है वो यही है। दाहिने तट पर खुर्रम नदी है, तोची नदी है, गोमल नदी है और बिबोवा नदी है। ये सारी नदियाँ जो है वो निकल कहाँ से रही है, तो सुलेमान श्रेणी से। पाकिस्तान में ही सुलेमान श्रेणी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड सटा हुआ है। ठीक है, तो सुलेमान श्रेणी से ये पांचों नदी निकल रही है, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी में आता है। और सिंधु नदी की सहायक नदी में दक्षिण में पंचनद है, सतलज नदी है, ब्यास नदी है, रावी नदी है, चिनाब नदी है, झेलम नदी है। ये पांचों नदी को याद करना पड़ेगा। इसके बारे में एक ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये पांच नदी भारत के कौन से क्षेत्रों में जाकर के मिलता है, तो पांच नदी ये पंजाब क्षेत्र में जाकर के मिल रहा है। और इसी से मतलब पांच नदी जो मिलते हैं पंजाब नाम दिया गया है। ठीक है, पंच का मतलब पांच और जाब का मतलब क्षेत्र होता है। और पांचों नदी जहाँ पे सिंधु नदी से मिल रही है उस क्षेत्र को हम लोग पंजाब कहते हैं। तो देख लिए दाहिने तट की नदी खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोवा, ये सारी नदियाँ कहाँ से निकल रही है, कौन सी पर्वत श्रेणी से, तो सुलेमान पर्वत श्रेणी से। फिर है दक्षिण में पंचनद, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ये पांचों नदी के बारे में हम लोग आगे भी जिक्र करेंगे, और इसमें जो फेमस क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, तो सतलज नदी जो है वो कहाँ से निकल रही है, ये राजस्थान से निकलती है। ब्यास नदी ये कहाँ से निकल रही है, ये ब्यास कुंड से ही निकलता है। ठीक है, ब्यास नदी कहाँ से निकल रही है, तो ब्यास कुंड से ही निकलता है। रावी नदी कहाँ से निकल रही है, तो रोहतांग दर्रे से निकलते हैं। ठीक है, दर्रा कहते हैं किसे, यानी कि इसको इंग्लिश में इसे हम लोग पास कहते हैं, और दर्रा हम लोग उसको कहते हैं कि पहाड़ी से जो बीच का रास्ता जो निकलता है या बनता है उसे हम लोग दर्रा कहते हैं। ठीक है, पहले इतिहास में हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी लोग आते थे
बाहर से वो यही दर्रे से होकर के आते थे, भारत में प्रवेश करते थे। ठीक है, तो रावी नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकल रही है। चिनाब नदी ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चिनाब नदी। फिर झेलम नदी हो गया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और भी बातें हैं कि ब्यास नदी हरिके बैराज, हरिके नाम का एक बैराज भी है, हरिके बैराज के पास सतलज से मिलती है। यानी ब्यास नदी जो है वो सतलज से कहाँ मिल रही है, तो हरिके बैराज के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि ब्यास नदी सतलज से कौन सी जगह पर मिल रही है, तो हरिके बैराज के पास मिलती है। चिनाब नदी का नाम चंद्रभागा भी है। ठीक है, चिनाब नदी का नाम जो है ये चंद्रभागा भी है, क्योंकि चंद्रा और भागा ये दो छोटी नदियों से मिल करके चिनाब नदी ये बना है, इसलिए इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग देखें सिंधु नदी के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखूंगा। इसके सबसे पहले कि अपवाह तंत्र में भारत के जो अपवाह तंत्र है वो हिमालय और दक्षिणी पठार के जो नदियां हैं उनमें आप अंतर बताइए। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी पर कौन कौन शहर बसा हुआ, और उनके सहायक नदियों के बारे में लिखें। और सिंचाई की दृष्टि से सिंधु नदी का कितना लाभ मिलता है भारत या पाकिस्तान में, उसके लोग इसको फॉलो करते रहिएगा, बुक हमेशा पढ़ते रहिएगा, और इसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।